इस वीडियो में हम देखेंगे काव्य हेतु। काव्य हेतु क्या होता है, काव्य हेतु के बारे में समझेंगे, इसको जानेंगे कि क्या होता है काव्य हेतु। विशेष रूप से इसको भूमिका के तौर पर देख सकते हैं कि काव्य हेतु से अभिप्राय काव्य रचना के मूल कारणों से है। ठीक है। भारतीय काव्यशास्त्र आचार्यों ने काव्य निर्माण के 3 हेतु स्वीकार किए हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास। ठीक है। भामह 6ठी शताब्दी। भामह भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार है, जिसमें प्रतिभा के संबंध में उनके मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। आचार्य भामह प्रतिभा को काव्य रचना का प्रमुख हेतु मानते हैं। काव्य किसको मानते हैं? प्रतिभा को। कौन मानता है? आचार्य भामह, ये प्रतिभा को मानते हैं। फिर आते हैं आचार्य दंडी। दंडी 7वीं शताब्दी। आचार्य दंडी के प्रतिभा संबंधी विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में मिलते हैं। आचार्य दंडी ने काव्य रचना के लिए तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को आवश्यक माना है। उनकी दृष्टि में केवल प्रतिभा से ही काव्य सर्जन नहीं हो सकती है। काव्य रचना के लिए प्रतिभा के साथ शास्त्र ज्ञान क्या चाहिए तथा अभ्यास की आवश्यकता पर दंडी ने विशेष बल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काव्य रचना करना है हम लोग को, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या सिर्फ प्रतिभा से काम नहीं चलेगा, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए और उसका अभ्यास भी होना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? आचार्य दंडी। ठीक है। उसके बाद है आचार्य वामन। आचार्य वामन का काल क्या है? 8वीं शताब्दी के हैं ये। आचार्य वामन ने प्रतिभा को कविता का मूल या बीज माना है, किंतु अन्य 2 काव्य हेतुओं को भी महत्व प्रदान किया है। ये भी प्रतिभा को ही बीज मानते हैं, लेकिन अन्य 2 को भी मूल मानते हैं। पूर्व रचित काव्य अनुशीलन काव्यज्ञ के लिए आवश्यक है। उन्होंने अवधान, चित्त की एकाग्रता, एकांत स्थान तथा ब्रह्म मुहूर्त को काव्य रचना के लिए उपयोगी माना है। इस प्रकार वामन प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति, किसको? व्युत्पत्ति और अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। रुद्रट 9वीं शताब्दी ईस्वी का आरंभ। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में महत्व दिया है। प्रतिभा के रुद्रट ने 2 भेद भी किए हैं। क्या है? सहजा, जो जन्मजात होती है, ठीक है, और उत्पाद्य, जो शास्त्र तथा लोक से अर्जित की जाती है। रुद्रट प्रतिभा के काव्य का मूल हेतु स्वीकार करते हैं। रुद्रट प्रतिभा को, ये रुद्रट भी क्या है? प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार करते हैं, उसे ही शक्ति मानते हैं। उसके बाद आनंदवर्धन। आनंदवर्धन क्या है? तो 9वीं शताब्दी। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार प्रतिभा कविता का मूल है। व्युत्पत्ति को भी उन्होंने महत्व दिया है। उनका मत है कि व्युत्पत्ति के अभाव में कवि की रचना में अनेक दोष आ जाता है, किंतु प्रतिभा से ये दोष प्रतिभा या प्रतिभा होगा, माँ हो गया, प्रतिभा से यह दोष कम हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रतिभा, ठीक है, और व्युत्पत्ति दोनों की आवश्यकता प्रतिपादित की है। ठीक। इसके बाद है पंडित राज जगन्नाथ। ये काव्यशास्त्र के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी। इन्होंने काव्य हेतु में केवल प्रतिभा को मान्यता दी है, इसलिए उन्हें प्रतिभावादी आचार्य भी कहा जाता है। ठीक। उनकी मान्यता है प्रतिभैव केवल
कारणम, मतलब प्रतिभा ही केवल एक कारण है। रस गंगाधर इनका ग्रंथ का नाम है। इस प्रकार वे व्युत्पत्ति और अभ्यास किसी किसी में बाल्यावस्था से ही काव्य रचना की क्षमता देखी जा इस प्रकार वे व्युत्पत्ति और अभ्यास किसी किसी में बाल्यावस्था से ही काव्य रचना की क्षमता देखी जाती है। यद्यपि आचार्य जगन्नाथ की इस मान्यता का खंडन भी हुआ है। तो काव्य हेतु के लिए यहाँ से अगर हम समझना चाहें तो देख सकते हैं कि काव्य हेतु के लिए तीन चीज, मतलब काव्य हेतु मतलब काव्य करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो काव्य करने के लिए तो एक तो प्रतिभा तो चाहिए ही। बिना प्रतिभा के आप कार्य नहीं कर मतलब रचना नहीं कर सकते। ठीक, प्रतिभा होनी चाहिए। उसके बाद ज्ञान भी होना आवश्यक है। सिर्फ प्रतिभा से काम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास प्रतिभा है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे रचना कीजिएगा। आप रचना कीजिएगा लेकिन उसका स्तर बहुत निम्न होगा। और उसके बाद है अभ्यास। अभ्यास क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी कवि है तो वो उसके पास प्रतिभा भी है, उसके पास ज्ञान भी है, तो अभ्यास उसको करना ही पड़ेगा। आप देखें कि कोई भी कवि का अगर उसके प्रारंभिक काल जब वो रचना करना शुरू किया था, छोटी उम्र में चाहे किसी भी अवस्था में, तो पहला रचना और अंतिम रचना में बहुत फर्क होता है। तो इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी चीज़ है, अभ्यास करना ही चाहिए। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। काव्य प्रयोजन, ठीक, काव्य लक्षण, उसके बाद है काव्य हेतु। ये तीन चीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। काव्य लक्ष्य, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण और काव्य हेतु, ठीक है। अब इसके लिए अब अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण का, तो आप देख लीजिए। ये पीजी का, मुख्य रूप से पीजी और यूजीसी नेट दोनों के सिलेबस में है, तो उसी आधार पर एक नोट्स जैसा है। पीजी के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। आप पीजी के एग्ज़ाम में इस आंसर को एज इट इज़ लिख सकते हैं। विशेष करके 14 मार्क्स का जो हम लोग का पूछता है ना, उसमें 14 में मिनिमम आपको 10 से 11 नंबर तो मिलेगा ही, अगर इस तरह का आप आंसर लिखिएगा तब कोटेशन के साथ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।